चलो लास्ट टाइम कहाँ तक हो गया था बताइएगा, बताओ। सारा रेट हो गया था ना? क्यों? फॉरेन वाले बचे हुए थे, फॉरेन कंपनी का बचा हुआ था। चलो रिवाइज करा दूं कि पहले नोट करोगे आप लोग? पहले नोट कर लिया जाए ना। चलो फॉरेन कंपनी, फटाफट इसको नोट कर लो। फॉरेन कंपनी का, फॉरेन कंपनी, बस डेली बेसिस पे रिवीजन करना है आपको। कल का भी रह गया था क्या? क्यों? फॉरेन कंपनी टैक्स रेट, रॉयल्टी एंड फीस फॉर टेक्निकल सर्विस रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और एन इंडियन कंसर्न। रॉयल्टी किसको रिसीव्ड हुआ होगा? फॉरेन कंपनी को। उस रॉयल्टी पे टैक्स का रेट है 50%, अदर इनकम से 40%, अदर इनकम 40%। सरचार्ज, इनकम अप टू ₹1 करोड़, नो सरचार्ज। 1 करोड़ टू 10 करोड़ 2%, एंड अबव 10 करोड़ 5% सरचार्ज। एक तो ऑलवेज भी 4%। चलिए हो गया। चलो आज एक पॉइंट पे आ जाते हैं फटाफट। लिखेंगे टैक्स रेट ऑन अनडिस्क्लोज्ड इनकम अंडर सेक्शन 115 BBE। अभी तक जो किया था ना वो किसके लिए था? डिस्क्लोज इनकम के लिए। जितना भी सारी चीजें कवर किया था डिस्क्लोज इनकम के लिए। एक बार लिखेंगे टैक्स रेट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम। आते इसमें यहाँ पे आ जाओ फटाफट। क्या करते हैं, एक एक चीज को समझते हो और स्टडी मेट्स को भी फॉलो करते हैं। देखो बताना, सबसे पहले अगर हम कंसेप्ट की बात करें तो व्हाट विल बी द कंसेप्ट इन इनकम टैक्स एक्ट? देयर आर टू कंसेप्ट। आपको केवल दो चीज आपको ध्यान रखना है। एक तो क्या ध्यान रखना है सर? कंपुटेशन ऑफ क्या हो जाएगा हमारा, बताना? कंपुटेशन ऑफ टोटल इनकम, एंड द सेकंड क्या हो जाता है? कंपुटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। पता ना, अगर टैक्स लायबिलिटी को आपको फाइंड आउट करना है तो अपनी टोटल इनकम को कितने पार्ट में डिवाइड करना है? दो, एक नॉर्मल इनकम, दूसरा कौन सा हो जाएगा? स्पेशल इनकम। स्पेशल इनकम की अगर मैं बात करूं तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 ए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और आपका क्या आ जाएगा? 111 ए, और कौन सा किया था हम लोग ने? कैजुअल इनकम। इस पर टैक्स के 20%, इस पे 10% और इस पे 15%, और यहाँ पे कितना है? 30%। ये जो 10% है ये कब चार्ज किया जाएगा? 1 लाख से ज्यादा वाले इनकम पे चार्ज कर लिया जाएगा। अगर नॉर्मल इनकम की बात करें तो नॉर्मल इनकम पे टैक्स रेट दो है। एक कहां पे दिया गया आपको? एक तो फाइनेंस एक्ट में है और एक आपका आईटी एक्ट में 115 बीएसी में है। पता ना, अगर दोनों है तो दोनों के लिए तो एक तो हमें क्या चाहिए? टैक्स रेट। दूसरा क्या चीज हम लोग सीखते हैं? रिबेट। और तीसरा क्या सीखते हैं हम लोग? सरचार्ज।
नेक्स्ट बताना, अगर यहाँ पे टैक्स देखें और यहाँ पे टैक्स देखें, दोनों में डिफरेंस, यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 250, यहाँ पे बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितनी है 3 लाख से है। लेकिन दोनों में क्या है कि हमारा जो 115 बीएससी है ये डिफॉल्ट है। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर एसएससी भूल गया, ये एसएससी नहीं ले पाया है, तो उसके ऊपर कौन सा टैक्स रेट अप्लाई हो जाएगा, डिफॉल्ट वाला हो जाएगा। और इस वाले रेट को अगर अप्लाई कराना चाहता है या अपने इनकम पे टैक्स कंप्यूट करना चाहता है तो बताना एसएससी को इसको क्या करना पड़ेगा, ऑप्शनल ऑप्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग ने सीखा हुआ था कि सर व्हाट विल बी द डिफिशियंसी अगर नॉर्मल इनकम ऑफ द एसएससी क्या हो गया है, बिलो हो गया हमारे एग्जम्पशन अमाउंट से, तो बताना डिफरेंस अमाउंट शैल बी कंसीडर एज डेफिशिएंसी। और ये जो डिफिशियंसी है, डिफिशियंसी का बेनिफिट मिल जाएगा, किस में मिल जाएगा, एलटीसीजे और एसटीसीजे, और आपके कैजुअल इनकम के अगेंस्ट में कोई भी डिफिशियंसी का एडजस्टमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बताना, सरचार्ज की बात करें तो सरचार्ज भी हम लोग ने कवर कर लिया था। और सरचार्ज में कवर करने समय आपको ध्यान रखना है कि अगर टोटल इनकम में 4 इनकम है तो उस पर मैक्सिमम सरचार्ज का रेट कितना है 15%, और बाकी फिर क्या रहेगा हमारा नॉर्मल आ जाएगा। इसके अलावा कंपनी का हम लोग ने देख लिया, पार्टनरशिप फॉर्म देख लिया, एलएलपी देख लिया, लोकल अथॉरिटी देख लिया, कंपनी की फॉरेन कंपनी और कौन सी कंपनी डोमेस्टिक कंपनी, वो भी सारे के सारे हो गए। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा टैक्स रेट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबीई। अनडिस्क्लोज इनकम या अनएक्सप्लेन्ड इनकम की बात कर रहा है। तो यहां पे जो ये है क्या, अनएक्सप्लेन्ड इनकम, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, ये है क्या, फटाफट इसको नोट करेंगे और फिर कवर करते लिखेंगे टैक्स रेट ऑन अनडिस्क्लोज इनकम अंडर सेक्शन 115 बीबीई, 115 बीबीई, 115 BBE. As per section 115 BBE of Income Tax Act 1961, चलिए हो गया।
चलिए हो गया। चलो आ जाओ, यहां पे क्या करें, देखो इसको ना करते हैं, आ जाओ कहां पे आते हैं, आपके स्टडी मैट पे। एक बार यहाँ पे कवर भी कर लेंगे कि क्या हो। आपका ये स्टडी मैट है, देखो पेपर 3, इसमें दो पार्ट में आपके मिलेंगे, कम से कम 4 स्टडी मैट रहेंगे। 2 आपका कौन सा रहेगा, डीटी का, और 2 कौन सा रहेगा, आईडीटी का रहेगा। और जिनका आ भी गया होगा तो देखा भी होगा, अनबॉक्सिंग कर भी लिया होगा उन्होंने। और कभी कभी कुछ लोग वीडियो भी बना लेते हैं अनबॉक्सिंग का। क्यों साक्षी, बनाया कि नहीं बनाया? अच्छा अभी नहीं बनाया। यहाँ पे आ जाओ, वो फिर काम कब आता है, जब सीए क्वालिफाइड हो जाते हैं तब। स्टार्ट ऑफ द माय जर्नी फ्रॉम द सीए इंटर एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव द गुड्स, सो मींस बुक्स फ्रॉम द आईसीआई, एंड अनबॉक्सिंग अब किस तरह से कैसे करेंगे हम यहाँ पे आज सीखने जा रहे हैं। तो वो होता है कभी कभी। और एक चीज और भी बता दूं, ये शायद आपका कलरफुल यहाँ पे दिख रहा है, आपकी स्टडी में कलरफुल नहीं होगी, वो ब्लैक एंड व्हाइट है प्योर, ठीक। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर। जिंदगी ब्लैक एंड व्हाइट हो तो बेहतर है, रंगीन नहीं होनी चाहिए। सीए बनने के बाद क्या हो जाना चाहिए, कलरफुल। यहाँ पे आ जाओ, ये है अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ क्या, इनकम से। ये अनडिस्क्लोज है क्या, पहले अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम है क्या। अब ये इनकम ने 6 तरीके से हमारा बताया गया। एक तो सेक्शन 68 में, 69 डी में, 68, 69, 69 ए, 69 बी, 69 सी और 69 डी। ये 6 तरह की चीजें हैं दैट विल बी द अनडिस्क्लोज इनकम। देखो पहला आता है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट्स, कैश क्रेडिट अनडिस्क्लोज। अनडिस्क्लोज यहां पे आ जाओ, यहां पे बताना हमने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पॉइंट बताना बच्चों लोग, यहाँ पे बताना क्या पॉइंट लिखा है। देखो यहां पे देखो पॉइंट लिखा हुआ है, एज पर द सेक्शन 115 बीबी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, टैक्स इज चार्ज एट द रेट 60% एंड 25% क्या रहेगा, सरचार्ज। ऑलवेज, ऑलवेज हमेशा सरचार्ज कितना रहेगा हमारा, 25%। ऑलवेज भी सरचार्ज 25% प्लस 4% क्या, हेक। तो इफेक्टिवली जो टैक्स का रेट होता है वो कितना हो जाएगा, 78%। ऑन अनडिस्क्लोज आइटम, अनडिस्क्लोज जितने भी आइटम है उस पर टैक्स का रेट कितना रहेगा, 78। अनडिस्क्लोज आइटम हुआ क्या, सुनो। हमने क्या बताया कि सपोज करो हमारा फाइनेंस एक्ट जो है वो कौन सा है, 2020, बोलो बोलो कौन सा है, 2023 से लेकर क्या है, 2024 है। और इसका असेसमेंट ईयर क्या है बताना, 2024 और 5 है। बताना इस प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आएगी उस इनकम पे टैक्स कब देना है आपको, आपको देना है 24 और 25 में। अब बताना ये जो इनकम आपका कंप्यूट किया जाता है कितने हेड में आ जाता है, 5 हेड में आ जाता है। बताना ये सारी की सारी इनकम को आपको इनकम टैक्स को क्या करना पड़ता है, डिस्क्लोज करना पड़ता है। और ये जो डिस्क्लोज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ क्या किया जाएगा, आपको रिटर्न के थ्रू किया जाएगा। हम रिटर्न भरेंगे और रिटर्न में ये दिखाएंगे कि सर दिस इज माई टोटल इनकम, ये मेरी टोटल इनकम है और ये टोटल इनकम हमने डिस्क्लोज कर दिया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, जब अपना बैलेंस शीट दिखाया था, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दिखाया, उस बैलेंस शीट में ना कुछ अनडिस्क्लोज कर दिया, दिखाया ही नहीं, जानबूझ के नहीं दिखाया कि गवर्नमेंट को कहीं पता न चल जाए और उस पर टैक्स हमें ज्यादा देना न पड़ जाए, हमने डिस्क्लोज ही नहीं किया, अनडिस्क्लोज कर दिया। तो वो अनडिस्क्लोज हमारे क्या बन जाएंगे, एक्सपेंसेस, या अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट, या अनडिस्क्लोज क्या बन जाएगा, इनकम। लेकिन ये अनडिस्क्लोज कैसे बना सर, हमने तो दिखाया ही नहीं, दिखाया नहीं इसका मतलब रिटर्न में नहीं दिखाया, रिटर्न में नहीं दिखाया, रिटर्न में बताया ही नहीं और रिटर्न में दिखाया ही नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ना इस सारी की सारी इनकम को गवर्नमेंट ने पकड़ लिया,
तो ये जो इनकम पकड़ी गई है बताना डिस्क्लोज इनकम है कि अनडिस्क्लोज है, अनडिस्क्लोज, और इस इनकम पे डायरेक्टली कितना चार्ज किया जाएगा, 78% की रेट से टैक्स चार्ज किया जाएगा, 78% की रेट से टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। अब ये मुद्दा आता है कि सर ये अनडिस्क्लोज इनकम होते कैसे हैं। अनडिस्क्लोज आइटम्स आर अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड क्या, एक्सपेंडिचर, deemed as income under section 68, 69, 69A, 69B, 69C और 69D. Undisclosed items shall be considered as deemed income under the head of क्या, other sources. अब ये बताना, जब अनडिस्क्लोज इनकम हुआ तो क्या मुझे वहां पे 253 lakhs का कोई बेनिफिट मिलेगा, नहीं मिलेगा। एक तो पहली गलती क्या कर दिया है सर, डिस्क्लोज नहीं किया। दूसरी गलती क्या, हम उसको वापस से क्या डिडक्शन कोई दे दे ना, कोई डिडक्शन कोई एक्सपेंडिचर आपको अलाउबल नहीं होगा अनडिस्क्लोज इनकम के अगेंस्ट में। तो एट द टाइम ऑफ कंप्यूटिंग द अनडिस्क्लोज इनकम नो बेसिक एग्जम्पशन अलाउड एंड एक्सपेंडिचर शैल बी अलाउड, कोई भी आपको एक्सपेंसेस अलाउबल नहीं होगा। सर ये अनडिस्क्लोज कौन कौन से हो सकते हैं, ये देखो अनडिस्क्लोज यहाँ पे दिया है आपको 6 तरीके की अनडिस्क्लोज है। एक होता है कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट है क्या, वेयर एनी सम इज फाउंड credited in books of SSC maintained for any previous year and the SSC offers no explanation about the nature and the source, or explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the sum so credited may be charged as income of SSC of that previous year. यहाँ तक क्लियर हुई चीज है। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट का मतलब उसके बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई कैश क्रेडिट हुआ है, कोई कैश क्रेडिट हुआ है। कैश क्रेडिट कैसे हुआ, सर हमने किसी से 5 लाख रुपए मेरे पास आया, तो बताना एंट्री नॉर्मली क्या होनी चाहिए थी, आप खुद बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू क्या होनी चाहिए, कुछ ना कुछ तो क्रेडिट होनी चाहिए। तो ये इसकी बात नहीं कर रहा है, कैश तो आया, हमने खर्चा भी कर डाला होगा, लेकिन ये जो आया अगर सेल किया होता तो टू सेल्स हो जाता, किसी से लोन लिया होता तो टू लोन हो जाता। अब यहां पे क्या हुआ, हमने क्या लिख दिया, क्रेडिट ऐसे ही, और इसको उठा के कहां पे दिखा दिया, बैलेंस शीट में। कैश क्रेडिट कितना दिखा दिया, 5 लाख रुपए। और जब हमें इनकम टैक्स ने पूछा बताओ भाई ये 5 लाख रुपए कहां से आया, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, कैसे कर पाऊं भाई, मेरे पास ये कहीं से मिल गया था पैसा, ऐसे ही 5 लाख का एक्सप्लेन नहीं कर पाया, या फिर एक्सप्लेन किया लेकिन हमारे आंसर से इनकम टैक्स ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, तो बताना इस पे क्या करेगा वो, 78% से टैक्स लगा दिया जाएगा। अब यहां पे करें अनएक्सप्लेन लोन और बोरोइंग्स, वही आगे, अगर मैंने लोन लिया है भाई तो किससे लोन लिया, नाम बताना उसका, मैं नाम ही नहीं बता रहा हूं। लोन लिया है तो नाम बता, अगर लोन जिससे भी लिया था उसका नाम बता दिया तो फिर किसको पकड़ेंगे, उसको। भाई तुमने लोन दिया तो क्या आपके पास इतना इनकम था लोन देने के लिए कि नहीं। अब सपोज करो हमने श्रेयांश से कहा, श्रेयांश मेरे को 10 लाख लोन दे दो। श्रेयांश ने कहा ठीक है, मेरे घर में पड़ा हुआ कैश नंबर 2 वाला पैसा पड़ा हुआ है, आपको मैं दे देता हूं लोन। अब इसने लोन दे दिया तो हमने किताबों में लिख दिया कैश अकाउंट डेबिट टू लोन दिखा दिया। श्रेयांश कह रहा देख भाई कभी भी हो जाए मेरा नाम मत लेना कि हमने लोन दिया हुआ है। तो अब हमने तो अपनी किताबों में ले लिया है कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे कि लोन किसने दिया। अगर मैंने कह दिया कि नहीं श्रेयांश ने दिया है तो बताना इनकम टैक्स किसके पास चला जाएगा, श्रेयांश के पास। भाई तूने सामने वाले को लोन दिया है, वो 10 लाख तेरे पास आया कहां से, वो 10 लाख तेरे पास आया कहां से, तू अपनी इनकम टैक्स दिखा, क्या तूने डिस्क्लोज किया था कि नहीं किया था। यहां तक क्लियर हुई चीजें। तो अगर इनकम टैक्स हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई ऐसा कैश क्रेडिट, क्रेडिट देखना है, कैश क्रेडिट मिल गया है जो हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, या फिर एक्सप्लेन किया उस हमारे आंसर से सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, तो उस इनकम पे टैक्स का रेट क्या चार्ज कर दिया जाएगा, 78% की रेट से। नेक्स्ट आता है देखो अनएक्सप्लेन लोन और बोरोइंग्स। अनएक्सप्लेन लोन और बोरोइंग्स क्या है, कैसे हैं, वेयर द सम्स ऑफ क्रेडिटेड कंसिस्ट ऑफ लोन और बोरोइंग और एनी सच अमाउंट by whatever name called, any explanation offered by the SEC in whose book such sum is credited shall not be deemed to be satisfactory unless
अनलेस, तब तक वो सेटिस्फैक्टरी नहीं माना जाएगा जब तक द पर्सन इन हुज नेम सच क्रेडिट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ सच एसीसी also offers an explanation about the nature and source of such sums so credited and such explanation in the opinion of the AO has been found to be satisfactory. मतलब वो तब तक आपका explanation satisfactory नहीं मानी जाएगी जब तक देने वाले का कोई नाम और डिटेल हमने डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है। अगर अनएक्सप्लेन शेयर कैपिटल प्रीमियम, किसी कंपनी में ना शेयर कैपिटल के नाम से पैसा आ गया, अभी तो हमने क्या किया होगा, कैश अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल पड़ा हुआ, नहीं कहा भाई शेयर होल्डर कहां है तेरा, शेयर होल्डर ही नहीं है, तो भी हमारा क्या माना जाएगा, कैश क्रेडिट, और उस अमाउंट पे 78% की रेट से क्या चार्ज किया जाएगा, टैक्स। अच्छा कब चार्ज किया जाएगा, जब फाउंड होगा, फाउंड बाय द असेसिंग ऑफिसर्स। क्लियर हुई चीजें। आगे दूसरा पॉइंट होता है अनएक्सप्लेन्ड क्या, इन्वेस्टमेंट। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, देखो हुआ क्या, ध्यान से सुनो, हुआ क्या पता है, मेरे को ना 50 लाख रुपए कहीं से मिल गया, कब मिल गया, 1011 में, 12 साल पहले मेरे को कितना मिल गया, 50 लाख रुपए, और 50 लाख रुपए मिल गया, और इस 50 लाख रुपए से हमने एक बिल्डिंग को बना लिया, बिल्डिंग बन गया। अब ये बताना 50 लाख का ये बिल्डिंग बन गया, अगर मैं बिल्डिंग दिखा दूंगा कि बिल्डिंग है मेरे पास, तो क्या होगा, पूछा जाएगा भाई ये बिल्डिंग तेरे पास कहां से आया। हम तो 2010-11 से कंटिन्यू क्या करते रहे कि जितना भी कैश पैसा आता रहा बिल्डिंग में लगाते गए। 22-23 में मुझे ऐसा लगा क्यों ना भाई, अब तो हमें क्या बन जाना चाहिए, ईमानदार बन जाना चाहिए, और इजीली जितना भी टैक्स है वो टैक्स दे देना चाहिए। हमने 22-23 में इस बिल्डिंग को बेच दिया, 80 लाख रुपए में बेच दिया। हमने एओ से कहा कि भाई 80 लाख का बेच दिया है, और जब मैंने खरीदा था तो कितने में खरीदा था, 50 लाख में, और 30 लाख मेरी जो इनकम आ रही है उस इनकम पे मैंने टैक्स को क्या किया, जमा कर दिया। अब बताना क्या यहां पे मैंने ईमानदारी दिखाई कि नहीं दिखाई, एवरीथिंग डिस्क्लोज किया कि नहीं किया, यस। लेकिन फिर भी क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, सर आपने बहुत अच्छा काम किया, 80 लाख रुपए में बेचा, लागत 50 लाख थी वो माइनस कर दिया, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जब आपने बनाया था तब कहां से आया था, जब आपने बेचा तो ठीक है, लेकिन बेचते समय पहले तो आया होगा, तो हाउ टू रिसीव द बिल्डिंग, या हाउ टू एराइज द बिल्डिंग, बिल्डिंग ये कैसे आया सर, इसका एक्सप्लेनेशन दे दो। अब बताना क्या ये इन्वेस्टमेंट डिस्क्लोज था कि अनडिस्क्लोज था, अनडिस्क्लोज था, अगर डिस्क्लोज होता तो कोई दिक्कत ही नहीं था, अनडिस्क्लोज था, इस अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट पे भी अमाउंट कितना लग जाएगा हमारा, 78% की रेट से टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। 50 लाख पे, 50 लाख पे, 30 लाख पे तो जाएगा ही जाएगा, 50 पे 78%, और 30 लाख पे तो हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल जैसे टैक्स आएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। देखो यहां पे दूसरा पॉइंट देख लो, where in the financial year immediately preceding the assessment year the SEC has made investment which are not recorded in books of account, and the SEC offers no explanation about the nature and the source of the investment, or explanation offered is not satisfactory in the opinion of the assessing officer, the value of investment are taxed as deemed income of SEC of such financial year. नेक्स्ट आता है अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड मनी मतलब ज्वेलरी मनी एक्सेट्रा। अब बताना, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर द एसएससी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ एनी मनी, एनी मनी मतलब कभी कभी होता ना, रेड पड़ गई घर पे या सर्च हो गया, तो उन सब चीजों में मिलता है। अगर हम मान के चलो बुक्स आपके अकाउंट में दिखा दिया, घर में जो भी मिला कोई दिक्कत ही नहीं है। अब घर में क्या था, सोने रखे थे, कैश रखा हुआ था, वो सारे के सारे घर में पड़ा हुआ था, रेड आ गया। अब रेड जब पड़ गई तो क्या उसे मिला कि नहीं मिला, यस मिला। और मिलने के बाद क्या किया गया बताना, उसका क्या करेंगे बताना। एक मूवी आई थी, देखा था रेड मूवी। अब यहाँ पे आते थोड़ा सा दिखाते हैं आपको मूवी, देखो क्या हुआ था, वो डिस्क्लोज है कि अनडिस्क्लोज है।
दिखाते हैं बच्चों। आप गोली पड़ना निश्चित। में तुम कोर्ट जाएंगे और तुम पे इल्जाम लगाएंगे कि हमारे विरोधियों से घूस खा के की है तुमने। ये देखो, ये ना, ये क्या किया है, रेड मूवी। अब देखो अगर पता चलेगा, वहां पे क्या करते, पूरा का पूरा इसका खंगाल डालते हैं, और खंगालने के बाद जब ये खंगालते हैं तो क्या करते हैं, सारा का सारा पैसा निकलता है। वो पैसा अगर निकल रहा है मेरा, तो दैट विल बी व्हाट, अनएक्सप्लेन्ड। अनएक्सप्लेन्ड क्या, मनी। इन द टर्म्स ऑफ क्या हो सकता है, इन द टर्म्स ऑफ ज्वेलरी, बुलियन, या फिर क्या हो सकता है, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल, या फिर क्या होगा हमारा मनी। अगर वो सारे के सारे मिलते हैं, कभी कभी आप देखोगे मूवी में, तो ऐसे मूवी में ऐसे पैसे क्या रखते हैं, ढूंढते हैं, ढूंढ के कहां से निकाल के सामने रखते हैं, वो हमारा क्या होता है, अनएक्सप्लेन्ड मनी है। अगर उसको पकड़ लिया गया, उससे पूछा जाएगा भाई ये बताओ इसका सोर्स क्या है आपका। अगर वो सोर्स हम एक्सप्लेन किए और सेटिस्फैक्टरी नहीं है, तो बताना उस पर टैक्स किस रेट से चार्ज किया जाएगा, 78% की रेट से चार्ज किया जाएगा। मतलब कौन कौन सी है, कैश क्रेडिट, मतलब किताबों में है क्रेडिट, लोन दिखाया हुआ है, बट लोन का कोई अता पता नहीं कौन देने वाला है, तो 78%। याद क्लियर। दूसरा आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट, किताबों में दिखाया ही नहीं, बट बाद में पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट है। साक्षी ने बिल्डिंग खरीद लिया और किसी को नहीं बताया कि बिल्डिंग भी मेरे नाम से है, और इनकम टैक्स को पता चल गया कि इसके नाम एक बिल्डिंग है, और इसने किताबों में नहीं देखा रखा है, तो जैसे ही इनको अगर पकड़ता है तो उस पर 78% से क्या चार्ज करेंगे, टैक्स। तीसरा आता है कि ठीक है सर, अनएक्सप्लेन मनी, घर पे रखा हुआ था तिजोरी के अंदर छिपा छिपा के सारे के सारे, उन सब पे जो अब भी आएगा, उस सारा का सारा टैक्स रेट कितना हो जाएगा, 78% हो जाएगा। नेक्स्ट यहां पे आता है अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हमने क्या किया, ध्यान से सुनो। हमने ना 1 किलोग्राम गोल्ड परचेस कर लिया, 1 किलोग्राम गोल्ड परचेस कर लिया, जिसकी लगभग वैल्यू कितनी थी, मान के चलो 65 लाख रुपए। हमने गोल्ड परचेस कर लिया, किताबों में दिखाया गोल्ड है मेरे पास, लेकिन हमने दिखाया 5 लाख रुपए, किताबों में केवल कितना दिखाया, 5 लाख। तो बताना इन्वेस्टमेंट एक्सप्लेन्ड है कि नहीं है, एक्सप्लेन्ड है। क्या ये फुल एक्सप्लेन्ड है कि फुल नहीं है, फुल नहीं है। तो जितना एक्सप्लेन नहीं किया गया है, उस पर भी 78% की रेट से क्या लगाया जाएगा, टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। तो यहां पे देखो, वेयर इन एनी फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर, 23-24 छोड़ दो, 23-24 तो करंट है, कोई भी फाइनेंशियल ईयर, the SEC has made investment or is found to be the owner of any bullion, jewelry or other valuable article, and the assessing officer find that the amount is spent on making such investment or in acquiring such article exceeds the amount क्या, recorded in books of account maintained by the SEC, and he offers no explanation for the differences। मतलब 65 लाख का था, लेकिन किताबों में कितना दिखा के रखा है, 5 लाख। तो 60 लाख का अगर वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, या एक्सप्लेन किया लेकिन एक्सप्लेनेशन वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था, तो उस केस में बताना क्या हो जाएगा, डिफरेंस और एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड इज अनसेटिस्फैक्टरी इन ओपिनियन, सच एक्सेस में बी डीम्ड टू बी द इनकम ऑफ एसएससी फॉर सच फाइनेंशियल ईयर। और इस पे टैक्स का रेट किस रेट से चार्ज कर दिया जाएगा, 78%। यहां पे जो जैसे कि एक एग्जांपल यहां पे दिया है, इफ द एसएससी इज फाउंड टू बी द ओनर ऑफ से 300 ग्राम्स ऑफ क्या, गोल्ड, मार्केट वैल्यू कितना था इसका, 25,000 ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2024, बट ही हैज रिकॉर्डेड टू हैव स्पेंट रुपीज हाउ मच, 15,000। मार्केट वैल्यू कितनी थी बताना, 25, और बुक्स ऑफ अकाउंट में कितना रिकॉर्ड किया गया है, 15। तो बताना 10,000 रुपए पे क्या हो जाएगा हमारा, 78% की रेट से टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। तो कह रहे द असेसिंग ऑफिसर कैन ऐड 10,000 as the income of the SSC if the SSC offers no satisfactory explanation thereof। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब यहां पे आ जाओ, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर की बात करें। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर
हमने सेल्स किया, सपोज करो सेल्स 50 लाख का, हम क्या करेंगे, अपनी इनकम को कम करना चाहेंगे कि बढ़ाना चाहेंगे? कम। क्यों कम करेंगे? टैक्स भी हमारा क्या जाएगा, कम जाएगा। हमने खर्चा किया ही नहीं और खर्चा दिखा दिया, एक्सपेंसेस कितने का दिखा दिया, 40 लाख का। अब बताना हमारी इनकम कितनी हो गई, और इस खर्चों को हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। खर्चों तो दिखा दिया बट हम किसको पे किया है एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो दैट विल बी नोन एज व्हाट, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, तो जितना अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर है उस पे भी आपका टैक्स किस रेट से चार्ज किया जाएगा, 78%। मतलब पहला कौन सा था, कैश क्रेडिट, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट में दिखा दिया। अनडिस्क्लोज क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट है। और फिर क्या है बताना, अनडिस्क्लोज इन्वेस्टमेंट के बाद हमारा क्या हो गया, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट हो गया, और क्या हो गया, अनएक्सप्लेन्ड मनी हो गए, और या फिर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बट नॉट फुली डिस्क्लोज। एंड पांचवा हमारा कौन सा हो गया, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर्स। यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट आता है अमाउंट बोरोड और रीपेड ऑन हुंडी। मतलब व्हाट इज द हुंडी? हुंडी होता है, नाम सुना है हुंडी? नहीं, क्यों? बिल ऑफ एक्सचेंज नाम सुना है? क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में? क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट है, सेम चीज है हमारा हुंडी भी होता है, पहले ट्रेडिशनल है। तो यहां पे देखो, वेर एनी अमाउंट is borrowed on a hundi or any amount due thereon is repaid other than through an account paycheck drawn a bank, the amounts borrowed or repaid shall be the income of the person borrowing or repaying for the period in which the amount was borrowed or repaid as the case may be. However, where any amount borrowed on a hundi has been deemed to be the income of any person, he will not be again liable to assess in the respect of such amount. On repayment of such amount, the amount repaid shall include interest paid on the amount borrowed. हुआ क्या, देखो हुआ क्या, एक बंदा है ए है और एक बंदा कौन है, बी है। क्लियर? ए है और बी है। ए ने क्या किया, इसको ना एक हुंडी एक्सेप्ट करके दे दिया, हुंडी कि भाई मैं एक्सेप्ट दे रहा हूं, आप 3 महीने बाद मैं इसका क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। अब इसने क्या किया, इस हुंडी को सी को दे दिया, सी को, भाई साहब ये मेरा ना, मेरे को 5 लाख रुपए दे दो, और ये सी ने 5 लाख रुपए बी को दे दिया, और इसके बदले में बी ने इसको क्या दे दिया, हुंडी दे दिया, और कहा कि ये फिर ए से आपको पेमेंट क्या होगा, मिल जाएगा। अब बताना बी को जो अमाउंट आया हुआ है 5 लाख रुपए लोन, बताना किसकी मदद से आया है, विद द हेल्प ऑफ हुंडी। तो ये 5 लाख रुपए आपके बी के पास जो आया हुआ है वो भी क्या मानी जाएगी, हमारी अनडिस्क्लोज इनकम, और उस पर भी 78% की रेट से क्या चार्ज किया जाएगा, टैक्स। यहां तक क्लियर हुआ चीजें। या फिर दूसरा केस ये है कि सपोज करो बी, डी को ना 5 लाख रुपए लोन रिपेट करना था, लोन रिपेमेंट करना था, कितने का, 5 लाख का। तो बी ने ए से कहा, भाई ए एक काम करो, एक हुंडी लिख के दे दो, और 10 महीने बाद आप क्या करना, डी को सीधा सीधा पेमेंट कर देना। अब बी ने इस क्या किया, डी को इस हुंडी के थ्रू पेमेंट कर दिया कि ये हुंडी ले लो और मेरे लोन का पेमेंट मान लो आप। तो बताना बी ने अपने लोन का पेमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया, यस। तो ये भी बताना इसके अकाउंट में क्या बन जाएगा, डीम्ड इनकम बन जाएगा, और इस पे क्या पे करना पड़ेगा, 78%। मतलब 6 ऐसे केसेस है जहां पे एसएससी को किस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा, 78% की रेट से। पहला कैश क्रेडिट, उसकी किताबों में कोई ऐसा लोन या बोरोइंग या क्रेडिट आ गया है जिसका वो एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, या तो एक्सप्लेनेशन दिया लेकिन उस एक्सप्लेनेशन से एओ सेटिस्फाइड नहीं है, तो बताना उस अमाउंट पे क्या किया जाएगा, 78% की रेट से टैक्स चार्ज कर दिया जाएगा। दूसरा पॉइंट है कि अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट है लेकिन इन्वेस्टमेंट को हमने किताबों में नहीं दिखा के रखा हुआ है, तो बताना वो क्या हो जाएगा, हमारा अनएक्सप्लेन्ड। जब भी हमारा एओ हमें पकड़ लिया कि भाई साहब ये इन्वेस्टमेंट आपका है, कहां पे है ये इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपको बताया कि बिल्डिंग तो हमने खरीद लिया,
और जब बिल्डिंग खरीदा तो हमने किसी को बताया नहीं कि बिल्डिंग मेरी है कि नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, 10 साल बाद उस बिल्डिंग को बेचा तो ईमानदारी पूर्वक क्या किया, जितना भी टैक्स आ रहा था सारा जमा कर दिया। लेकिन एक क्वेश्चन ये आया कि सर ये बिल्डिंग आपके पास कहां से आई थी, उस बिल्डिंग का एक्सप्लेनेशन दे दो। आपने बेच दिया तो अच्छी बात है, बेचने से जो फायदा है अच्छी बात है, प्रॉफिट दे दिया, लेकिन ये बिल्डिंग आया कहां से आपका, आपने अब तक जो रिटर्न फाइल किया उसमें कोई बिल्डिंग दिखाई नहीं दे रही है। तो उस बिल्डिंग के बारे में अगर हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं या फिर एक्सप्लेन किया और आंसर हमारा क्या था, वो अनसेटिस्फैक्टरी था, तो भी उस पर बताना क्या हो जाएगा, 78% के रेट से चार्ज लग जाएगा। तीसरा बताना, तीसरा हमारे पास क्या है, अनएक्सप्लेन्ड मनी। अनएक्सप्लेन, घर में पैसा पड़ा हुआ था, ज्वेलरी था, बुलियन था, या फिर क्या था हमारे पास, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स थे, पड़े हुए थे, और एओ को पता चल गया और एओ ने मेरे को पकड़ लिया। तो बताना, उसने पूछा ये मनी किसका है, मनी किसका है, हमने कहा कुछ भी नहीं बोल पाए। क्लियर, कुछ भी नहीं बोल पाए, तो बताना वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अनएक्सप्लेन मनी। और उस अनएक्सप्लेन मनी पे भी आपका टैक्स किस रेट से चार्ज किया जाएगा, 78% की रेट से चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हमने क्या किया था, इन्वेस्टमेंट तो किया, किताबों में रिकॉर्ड किया, लेकिन जितनी उसकी वैल्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए वो नहीं रिकॉर्ड किया, जितनी वैल्यू रिकॉर्ड होनी चाहिए वो वैल्यू हमने रिकॉर्ड नहीं किया, उससे कम वैल्यू रिकॉर्ड किया है। तो जितना कम रिकॉर्ड किया गया है उस पर भी टैक्स किस रेट से चार्ज किया जाएगा, 78% की रेट से चार्ज किया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि सर हमने अपनी इनकम को कम करने के लिए एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा दिखाया था, जबकि वो एक्सपेंडिचर था नहीं, हमने ऐसी एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा दिखा के रखा हुआ था। तो वो एक्सपेंडिचर के बारे में जब पूछा गया तो एक्सपेंडिचर का भी हम एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, तो दैट विल बी द अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर। उस पे भी टैक्स बताना किस रेट से चार्ज कर दिया जाएगा, 78% की रेट से। नेक्स्ट आता है अमाउंट बोरोड, या फिर हमने कोई लोन लिया या फिर किसी लोन का रिपेमेंट किया, किसके थ्रू, हुंडी के थ्रू। अगर बोरोड किया है हुंडी के थ्रू तो जितना भी बोरोइंग अमाउंट है उस पे टैक्स हमारा चार्ज हो जाएगा किस रेट से, 78%। और कोई लोन हमने रिपेमेंट किया हुआ है हुंडी के थ्रू, तो बताना वो जो लोन रिपेमेंट किया गया है उस पर भी रेट हमारा क्या चार्ज कर दिया जाएगा, 78% की रेट से। यहां तक क्लियर हुई चीज। हुंडी के थ्रू आप कोई लोन ले रहे हैं, हाँ, किसी से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो तो लीगल होता है। हुंडी के थ्रू नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज के थ्रू है, हुंडी के थ्रू लीगल नहीं है। हुंडी तो क्या होता है हमारा, पहले पुराने में लिख दिया, हाँ हम आपको वचन देते हैं कितना पेमेंट कर दे, कि लिख दिया हमने किसी में। जो थोड़ी हो सकता है कि मैंने, आपने लिखा मेरे लिए, हम दोनों मिले हुए हैं और उसको केवल क्या कर रहे हैं, धोखा देना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से इसको इलीगल मानी और उस पर कितना होगा, सारा का सारा इनकम आपका हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें, क्योंकि इससे ये भी तो हो सकता है आपके पास नंबर 2 का पैसा हो और हमने हुंडी के थ्रू उसको दे दिया और आपने उसको जाके क्या किया, कैश में दे दिया। तो बताना ये भी तो क्या हो गया, अनएक्सप्लेन्ड ही तो हो गया हमारा। क्लियर, तो जिसकी वजह से हुंडी से रिपेमेंट किया गया लोन या हुंडी के बिहाफ पे लिया गया लोन, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, हमारा डीम्ड इनकम मान लिया जाएगा एज पर 78%। यहां तक बताना, यहां तक क्लियर हुई चीजें। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, सीए साहब लोग आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट यहां तक हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम, कैजुअल इनकम। देखो कैजुअल इनकम सेक्शन 115 बीबी और सेक्शन 115 बीबीजे, कैजुअल इनकम 115 बीबी, वन वन फाइव बीबी और सेक्शन 115 बीबीजे। वो आसान है, सबसे आसान क्या है, इनकम टैक्स।
सारे के सारे पॉइंट को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है बच्चों, सारे के सारे पॉइंट को। 1 मिनट। चलिए हो गया। चलो हो गया। यहाँ पे देखो कैजुअल इनकम, बताना कैजुअल इनकम पे टैक्स का रेट क्या होता है हमारा, 30% है। लेकिन कैजुअल इनकम आपके दो तरीके से, कैजुअल इनकम है क्या हमारा, कैजुअल इनकम है क्या हमारा, मतलब कोई भी इनकम जो इरेगुलर है, दैट इज द कैजुअल इनकम। बट हाँ, इनकम होने की बजाय सबसे ज्यादा चांस क्या होता है हमारा, हारने का। क्लियर हुई चीजें, परसेंटेज ऑफ लूजिंग इज हायर देन क्या, परसेंटेज ऑफ विनिंग, दैट विल बी नोन एज व्हाट, कैजुअल इनकम। अब यहां पे है विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कोई लॉटरी है, 100 रुपए का लॉटरी ले लिया हमने, 5,000 रुपए मिल गया, तो बताना व्हाट विल बी माई इनकम, 4,900। 5,000 रुपए तो विनिंग है, 100 रुपए क्या हमारा एक्सपेंसेस है, तो हमारी विनिंग तो 4,900 है, सॉरी इनकम तो हमारी कितनी है 4,900, लेकिन ये जो कैजुअल इनकम पे टैक्स लगाया जाता है विनिंग प्राइस पे लगाई जाएगी, इनकम कितनी वो नहीं, जो आपकी विनिंग प्राइस है उस पर, मतलब कोई भी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कैजुअल इनकम इज नॉट अलाउड, वो आपका डिडक्टेबल नहीं है, जितनी विनिंग प्राइस है उस पर 30% की रेट से क्या चार्ज किया जाएगा, टैक्स चार्ज किया जाएगा। यहां तक क्लियर। या फिर क्रॉसवर्ड पजल्स, व्हाट इज द क्रॉसवर्ड पजल्स, होता है देखा है आपने, क्रॉसवर्ड पजल्स ऐसे रहते हैं, फिर कभी कभी तो ऐसे भी होते हैं, देखा है, दैट विल बी क्रॉसवर्ड पजल्स। ये क्रॉसवर्ड पजल आपने क्या किया, सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने से आपको 1,00,000 रुपए की इनकम हो गई, दैट इनकम विल बी नोन एज व्हाट, कैजुअल इनकम। या फिर रेस, रेस
इंक्लूडिंग क्या, हॉर्स रेसेस, कोई भी रेस हुआ, बताना, इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस। हॉर्स रेस है, आपने क्या किया, पैसा लगा दिया किस पे, हॉर्स रेस पे, इधर वो नंबर वाला हॉर्स क्या होगा हमारा, जीत जाएगा, और वो नंबर वाला हॉर्स क्या होगा, जीत गया, आपको 5 लाख रुपए मिल गया। तो वो भी बताना क्या हो जाएगा हमारा, विनिंग फ्रॉम दी कैजुअल इनकम। वो भी हमारा टैक्स रेट किससे चार्ज किया जाएगा, 30% डायरेक्टली। अगर आपने 1 लाख रुपए भी खर्चा कर दिया ना, तो भी वो आपको अलाउबल नहीं होगा। आगे करें कार्ड गेम। कार्ड गेम जानते हैं आप, ताश के पत्ते कितने होते हैं, मान देखो पता, सबको पता है, खेला भी है। अच्छा 52 मतलब क्या, 4 पत्ते होते हैं, 13 तरह के पत्ते, क्लियर। कुछ उसमें बेगम, गुलाम, इक्का, क्लियर। और उसके बाद किंग, किंग को क्या बोलते हैं, बादशाह, बेगम बोल दिया, क्वीन बेगम है। यहाँ पे आ जाओ, तो कार्ड गेम और एनी अदर गेम, एनी अदर गेम, केबीसी खेल लिया, केबीसी में जीत के, वो सारे के सारे कोई भी गेम विनिंग से, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी कैजुअल इनकम। गैम्बलिंग और बेटिंग, गैम्बलिंग क्या होता है, जुआ, क्यों नहीं ना। अब बेटिंग क्या होता है, बाजी लगाना, आओ बाजी लगा लेते, छत पे से कूदने से कौन सबसे पहले मरेगा, क्लियर। और दोनों जब जिंदा रहेंगे तब तो मिलेगा। तो बताना, गैम्बलिंग और क्या, बेटिंग, सट्टेबाजी ऑफ एनी फॉर्म, किसी भी फॉर्म में हो, छत से कूद जाने पे कौन बचता है कौन नहीं बचता है, वो भी रहे, या कोई भी फॉर्म में, नेचर एक्सेप्ट क्या, ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम नहीं होना चाहिए। अगर ऑनलाइन गेम है तो वो हमारा 115 BBJA में आएगा। तो सर इधर और इधर फर्क क्या है, इधर यहाँ पे फिजिकल पार्टिसिपेंट होना मैंडेटरी है, यहाँ पे फिजिकल पार्टिसिपेंट होना जरूरी नहीं है, समझ में आई चीज। तो अब यहाँ पे आ जाओ, ग्रॉस विनिंग, जितनी भी विनिंग होगी, नो एक्सपेंसेस क्या, डिडक्टेबल, टैक्स रेट कितना रहेगा, 30%, कोई भी बेसिक एग्जाम्पशन अलाउबल नहीं है, अलाउबल बेसिक एग्जाम्पशन 253 lakhs, कोई भी अलाउबिलिटी नहीं है। और रिबेट 87A मिल जाएगा कि नहीं, यस मिल जाएगा, रिबेट 87A अलाउबल है। सेम चीज यहाँ पे आ जाते हैं, नेट विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स, यहाँ पे देखो नेट विनिंग है, और यहाँ पे क्या था बताना, ग्रॉस विनिंग था। अगर आपका कौन सा है, फिजिकल पार्टिसिपेंट वाला कैजुअल इनकम है, अदर देन ऑनलाइन गेम है, तो वहां पे ग्रॉस विनिंग पे क्या लग जाएगा, आपको टैक्स लग जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो ऑनलाइन वाले गेम है, तो ऑनलाइन के लिए आपको कुछ पे करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। जैसे कि क्या हुआ, हमें कुछ ना कुछ एंट्री फीस देना पड़ता है, जैसे ड्रीम 11 100 रुपए तो देना ही देना है पहले, तो वो जो 100 रुपए आपने दिया है, और उसके बाद अगर आप प्राइस जीत जाते हो, तो जितना भी है नेट अमाउंट पे आपको क्या मिल जाएगा, दैट विल बी द 30% की रेट से टैक्स देना पड़ेगा। और टैक्स रेट कितना है, 30%, बेसिक एग्जाम्पशन नो, और रिबेट 87 है, यस आपको अलाउबल हो जाएगा। यहां तक क्लियर हुई चीजें। अब हमारा जाके पूरी तरह से टैक्स लायबिलिटी के सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। आगे चल के इसको हम लोग सारा का सारा क्या करेंगे, डिटेल कवर अप करते रहेंगे। नेक्स्ट आते हैं, अब ये बताना हमारा थंब रूल क्या था बच्चा, थंब रूल, व्हाट वाज माय थंब रूल, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, what will be the my assessment year 24 and 25, what will be the previous year 23 and 24, income of 2023-24 taxable in 2024 and 25, income of 2023-24 taxable in the 2024 and 25, what will be the 2023-24 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, इस डेट पे जितना भी आपको इनकम हुआ होगा, वो इनकम पे टैक्स कब आपको चार्ज किया जाएगा, 2024 और 25 में चार्ज किया जाएगा। अब यहां पे आता है देखो एक्सेप्शन टू क्या, सेक्शन 4, इंपॉर्टेंट। As per general rule, income of the previous year is taxed in the assessment year, but having following exceptions of the section 4. उसके कुछ हमारे पास क्या है, एक्सेप्शन है जो सेक्शन 4 के हैं। कौन कौन से हैं, जैसे कि एज पर जनरल रूल इनकम फ्रॉम शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट सेक्शन 172, क्लियर। आ जाओ इसको कर लेते हैं,
लास्ट है। इसके बाद हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीटली ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलो आ जाओ, इसको लिख ले फटाफट। लिखेंगे एक्सेप्शन टू द सेक्शन 4। एक्सेप्शन टू द सेक्शन 4। बस एक मिनट। नोट करो फटाफट इसको। As per general rule, income of previous year is taxed in assessment year, but having following exception of the section 4. Exception of the section 4. First, income from shipping business. कहाँ पे? Where a ship belonging to a non-resident carry passenger, livestock, mail or goods shipped at a port of India and having no representative in India. Having no representative in India. Non-resident is liable to pay tax in same previous year. Before leaving India. Income is equal to 7.5%. इनकम है, टैक्स नहीं है, इनकम है 7.5% of foreign paid or payable in India. Of freight paid or payable in India. Of freight paid or payable outside India through India. क्लियर? आ जाओ, चलो एक एग्जांपल लिखेंगे, बस आगे। थ्रू इंडिया या ड्यू टू इंडिया,
देखो है क्या यहाँ पे, ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या कह रहा है, पता है क्या है ये क्या है, इंडिया, और फ्री में क्या, श्रीलंका। क्लियर, इंडिया का मैप लेने जाएंगे तो श्रीलंका का मैप फ्री में मिल जाएगा, और ऐसा और भी कंट्री के साथ नहीं है। अब ये सपोज करो यहाँ पे क्या है हमारा, अमेरिका। अब है क्या कि एक शिप है, शिप, ये किसका शिप है पता है, नॉन रेसिडेंट का है, जो इंडिया का है ही नहीं। वो क्या करता है, यहाँ पे इंडिया पे आता है और फिर वापस इंडिया से क्या करता है, वो बाहर चला जाता है। अब देखो जब इंडिया से ये बाहर जाएगा तो क्या लेके जाएगा, पैसेंजर, लाइव स्टॉक या फिर गुड्स लेके जाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में इसको क्या मिलने वाला है बोलो, फ्रेट मिलेगा। अब ये इंडिया छोड़ के चला गया और इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है इंडिया में, तो बताओ ना, इंडिया से इसको इनकम जनरेट हुआ फ्रेट के रूप में, लेकिन इसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं, कोई ब्रांच ऑफिस नहीं इंडिया में, तो बताओ ना क्या इंडिया से जो इनकम कमाया है वो लेके गया है वापस टैक्स देने आएगा, बहुत कम चांस। तो यहां पे कहा जा रहा है कि जैसे वो इंडिया को छोड़ के जाने वाला होगा, जिस ईयर में छोड़ के जा रहा है उसी ईयर में इसको क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो बताना यहां पे एक्सेप्शन है कि नहीं है। जनरल रूल हमारा क्या कहता है, इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर, बट अगर कोई भी नॉन रेसिडेंट हैविंग शिपिंग बिजनेस इन इंडिया लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, he is liable to pay tax in the same previous year if the person having no representative in India। लेकिन अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव है इंडिया में उसका, कोई बात नहीं, जा भाई, फिर तो हम किससे टैक्स ले लेंगे, उसके रिप्रेजेंटेटिव से ले लिया जाएगा। अब यह मुद्दा है कि सर व्हाट विल बी इनकम, इनकम क्या होगा। अब देखो इनकम इंडिया में जितना उसको फ्रेट मिला है या मिलने वाला है वो इनकम होगी, या फिर इंडिया की वजह से आउटसाइड इंडिया में हो सकता है फ्रेट मिल रहा हो, इंडिया की वजह से, दोनों को ऐड कर दो, जितना फ्रेट होगा उसका 7.5% इसका क्या माना जाएगा, इनकम माना जाएगा। क्लियर हुई चीजें। तो यहां पे आ जाओ, एक एग्जांपल नोट करो, एग्जांपल, कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ मिस्टर जॉन who is non-resident having shipping business in India, having shipping business in India, having shipping business in India, no representative in India, no representative in India, no representative in India, freight paid oblique payable 2023-24, freight paid oblique payable, freight paid oblique payable 2023-24, in India 50 lakhs, in India 50 lakhs, outside India due to India 80 lakhs, outside India others तो 20 लाख हाँ 20 lakhs। बताना इनकम, कंप्यूट टोटल इनकम, तो बताना क्या होगा आंसर। computation of total income of John, computation of total income of John, बताना इनकम क्या होगा, 7.5% किसका,
फ्रेट इन इंडिया और प्लस फ्रेट क्या आउटसाइड इंडिया ड्यू टू क्या इंडिया। तो बताना 7.5% फ्रेट इन इंडिया, तो बताना फ्रेट पेड और पेबल इन इंडिया कितना है 50 लाख, और फ्रेट आउटसाइड इंडिया कितना है 80 लाख, ड्यू टू इंडिया आउटसाइड इंडिया ड्यू टू इंडिया कितना है 80 लाख। क्या ये 20 लाख भी आएगा कि नहीं आएगा? नो, ये आउटसाइड इंडिया है, अदर इंडिया की वजह से नहीं, किसी और की वजह से है। तो बताना कितना हो जाएगा 1,30,00,000 का 7.5%, 9,75,000 इज द इनकम ऑफ मिस्टर जॉन। और जॉन को इस इनकम पे क्या पे करना पड़ेगा? टैक्स। तो टैक्स भी निकाल लो फटाफट। ऑल्सो कंप्यूट टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर जॉन। तो टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया बताना 1,11,800। 0 to 250, 250 to 5, 5 to कितना 9,75,000। चलो हो गया सर। ये जो हाँ नॉर्मल टैक्स का लगा है, ऑप्शनल ये तो रेसिडेंट और रेसिडेंट। और अच्छा ओपन करो नॉर्मल टैक्स रेट, ओपन करो बताना। पॉइंट नंबर ए में देखो नॉर्मल टैक्स में क्या लिखा हुआ है, फॉर इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई और एजीपी मिला। क्या लिखा हुआ है इंडिविजुअल, क्या लिखा हुआ है रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए नो, लेकिन हाँ दूसरा पॉइंट उसमें पढ़ो सीनियर सिटीजन वाला, वो क्या लिखा हुआ है इंडिविजुअल प्लस क्या होना चाहिए रेसिडेंट। तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है वो तो सभी के लिए है, सेकेंड वाला इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द नॉन रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट के लिए नहीं है। तो नॉन रेसिडेंट अगर किसी का एज 60 साल से ज्यादा है तो उस पर तब भी यही वाला आएगा, ये वाले से कोई मतलब नहीं। अच्छा दूसरा देखो आपको 115 बीएससी में क्या लिखा वहां पे भी इंडिविजुअल एचयूएफ एओपी बीवाई और एजीपी लिखा, जहां तक क्लियर हुई चीजें। अच्छा रिबेट भी क्या नॉन रेसिडेंट को मिलेगा? नहीं मिलेगा। रिबेट के लिए क्या होना चाहिए इंडिविजुअल और रेसिडेंट और टोटल इनकम की बात होती है। तो ऑल्सो कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर जॉन। बताइए यहां तक क्लियर? नेक्स्ट इसको लिख लो पर्सन लिविंग इंडिया सेक्शन 170।
हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे दूसरा केस क्या कह रहे हैं, देखो, पर्सन लिविंग इंडिया, सेक्शन 174, if any individual leave India during current assessment year permanently, the total income of such person individual for the period from expiry of the respective previous year up to date of departure is chargeable to tax in the same previous year or current assessment year। अब यहाँ पे देखो, जैसे कि 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023, अब बताना यहाँ पे जो टोटल इनकम है एक बंदे का, उसको टैक्स कब पे करना है, 23 और 24 में, और 23-24 में 1 दिसंबर 2023 को वो इंडिया को छोड़कर जा रहा है। तो इसका मतलब उसको बताना 23-24 में 2 टैक्स देना पड़ेगा। कौन कौन सा? एक तो 22-23 वाला भी देना है, क्योंकि 22-23 ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द 23-24 असेसमेंट ईयर। दूसरा बताना जो यहां से यहां तक इनकम कमाया, यहां से यहां तक का करंट प्रीवियस ईयर का या फिर करंट असेसमेंट ईयर का, उसका भी क्या करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो पर्सन आपका 23-24 में जा रहा है, तो असेसमेंट ऑफ 22-23 तो होना ही होना है, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, जनरल रूल। और असेसमेंट इन 23-24 फॉर 23-24, असेसमेंट इन 23-24 फॉर 23-24 एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 174। यहां तक क्लियर हुई चीज? इसको नोट कर लो और इसको बना लो। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 23-24 में उसका दो असेसमेंट किया जाएगा, एक तो 22-23 वाला भी और एक 23-24 का 23-24 में असेसमेंट किया जाएगा। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3 पे, dissolution of AOP BY AJP formed for a particular event or purpose, section 174A 174A। If an AOP/BOI is formed or established for a particular event or purpose, then after completing event the AOP/BOI is liable to pay tax is the same previous year in which purpose is completed। चलिए यहां तक क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 लिख लो। पर्सन लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स सेक्शन 175।
अवॉइड टैक्स। क्यों श्रेयांश, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका ना? क्यों? अच्छा, रीना तो हो ही गया आपका, श्रेय आपका हो गया रजिस्ट्रेशन? अभी टाइम है सर, तो क्या करें? देखो टाइम नहीं, दैट इज द बुक। तो बुक आए फिर नेक्स्ट चैप्टर जैसे स्टार्ट होगा तो बुक से करना स्टार्ट। देखो क्वेश्चन बैंक तो हम प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन हाँ फर्स्ट प्रेफरेंस हमारा क्या रहेगा? स्टडी में। क्यों शिवांगी, आपका हो गया रजिस्ट्रेशन? बिल्कुल, आप तो करा लो, आपका तो इंस्टॉलमेंट में भी है। चेंज होने वाले हैं, एक हफ्ते के अंदर हो जाएगा, आ जाएगा। स्टेट यूनिवर्सिटी इलाहाबाद का आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो कल पता चला है ना। तो कम आज जहां तक है, आज सारा प्रोसेस तो कराने लगा, वो तो नहीं था। हमने कहा ठीक है रखो, 2 दिन बाद करना बाप, 2 दिन बाद आ जाएगा। चलो आ जाओ, एक लास्ट लिख लो, डिसकंटिन्यू बिजनेस सेक्शन 174। डिसकंटिन्यूड बिजनेस सेक्शन 174, 176, 174 करो, 176 डिसकंटिन्यूड बिजनेस। मतलब ये 5 ऐसे केसेस है जहां पे इनकम आपका सेम प्रीवियस ईयर का सेम प्रीवियस ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा। इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन द सेम प्रीवियस ईयर, टैक्सेबल इन द सेम प्रीवियस ईयर। यहां तक क्लियर? यहाँ पे जो अनडिस्क्लोज सोर्स ऑफ इनकम कौन कौन से हैं ये तो हमने एक्सप्लेन कर दिया, 68, 69, 69A, 69 के बाद 69B, 69C और हुंडी वाला था सेक्शन 69D। क्लियर? चलो आ जाओ, एक पॉइंट और रह गया है बच्चा, ध्यान से सुनो। एक होता है MMR रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। MMR रेट ये होता क्या है? MMR रेट क्या होता है? और शायद एक जगह हमने आपको छोड़ भी दिया था, हमने कहा बाद में कवर कर लेंगे। ये है, देखो यहाँ पे लिखा है MMR रेट अंडर सेक्शन 167B। यहाँ पे जो होता है ना, AOP होता है या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल होती है। कोई भी AOP, कोई भी बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, हमने ये भी बताया था आपको, या कोई भी AGP हो, हमने ये भी बताया था कि AOP BY AGP ही हम AOP BY ही हमारा क्या बनता है? सोसाइटी बनता है। वही हमारा क्या बनता है? पार्टनरशिप फॉर्म बनता है। वही हमारा क्या बनता है? कंपनी भी बनते हैं। वही हमारा क्या बनता है? AGP भी बनता है। लेकिन हाँ, उनकी रिकॉग्निशन होनी चाहिए। अगर AGP है तो उनके लिए खुद का एक सेपरेट लॉ पास किया जाएगा बाय द पार्लियामेंट। सोसाइटी है तो बताना किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
क्लियर। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो डीड के थ्रू वही ओपी क्या बन जाएंगी, पार्टनरशिप फर्म। और अगर कंपनी तो वही कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा ले तो क्या बन जाएगा, कंपनीज एक्ट बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब देना, अगर मान के चलो ए है प्लस बी है प्लस सी है, तो ये बताना ये है क्या, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। अगर इनका रिकॉग्निशन हो गया, कहां पे रिकॉग्निशन हो गया, सोसाइटी में, तो ये क्या बन गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी बन गया। तो मतलब सर बीओआई से खत्म हो गया, यस। अब उसकी पहचान क्या हो गई, सोसाइटी। क्लियर हुई चीज। अगर यही तीनों लोग ने मिलके क्या किया, बीओवाई है, इन्होंने क्या किया, ट्रस्ट में जाके रजिस्ट्रेशन करा लिया, तो ये कौन बन जाएगा, हमारा ट्रस्ट बन जाएंगे। लेकिन ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन करा लेने के वजह से वो इनकम टैक्स के ट्रस्ट नहीं माने जाएंगे, वो नॉर्मल ट्रस्ट माने जाएंगे। क्लियर हुई चीजें। इनकम टैक्स में ये ट्रस्ट तब बनेंगे जब 12AA या 12AB के अकॉर्डिंग क्या कराएंगे, वो रजिस्ट्रेशन। देखो है क्या चीज, हमारा एओपी ही है, एओपी ही है, बीओआई ही है। इनकी पहचान, ये रजिस्ट्रेशन किसके थ्रू आ रहे हैं इनकम टैक्स में, कोऑपरेटिव की सोसाइटी के थ्रू। तो इनकम टैक्स कहता है वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। अगर ये किसके थ्रू आते हैं, ट्रस्ट के थ्रू, तो कह रहा है कि भैया ट्रस्ट तो हो, लेकिन तब तक हमारी नजर में ट्रस्ट नहीं माने जाओगे जब हमारे एक्ट के अकॉर्डिंग आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हो। समझ में है कौन, एओपी एंड बीओआई। अब हमें यह बताना, एओपी बीओआई का टैक्स रेट जो है वो 0 टू क्या है, 250 है। ट्रस्ट का क्या रेट है, ट्रस्ट का रेट क्या है, ढूंढो। सर लिखवाया है ही नहीं, ट्रस्ट रेट लिखा दो, ट्रस्ट ही नहीं है, कहां है, ट्रस्ट है ही नहीं। आपको जब पर्सन कराया था तो साथ था, ट्रस्ट कहीं लिखा था, नहीं है ही नहीं, तो कहां से लिखा दूंगा। तो ये ट्रस्ट ही हमारा क्या है, एओपी बीओआई है, उसका क्या रहेगा 0 टू 250। लेकिन ये तब हमारा रहेगा, ये एओपी बीओआई तब 0 टू 250 में जाएगा जब वो एज ए 12AA 12AB में क्या है, रजिस्ट्रेशन। 12A और 12AB का क्या कर रहा है, वो कंप्लायंसेस को पूरा। अगर ऐसा नहीं कर पा रहा है तो इस पे टैक्स का रेट लग जाएगा क्या, MMR रेट, मैक्सिमम मार्जिनल रेट। समझ में आई चीजें। अगर तो वो नॉर्मल हमारा 0 टू 250 जो आपने लिखा है, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी और बीओआई। तो एओपी बीओआई वहां पे लिखने का मतलब 0 टू 250 तब जब उसने क्या किया होगा, इनकम टैक्स के सारे प्रोविजन क्या कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है। और अगर नहीं किया तो एमएमआर रेट लग जाएगा। तो मतलब एओपी बीओआई पे दो तरह की रेट होगी, एक एमएमआर रेट होगा और एक कौन सा होगा, नॉर्मल वाला। तो अब यहां पे सुनो, तो एओपी बीओआई एसोसिएशन मेंबर ओनली क्या है हमारा, इंडिविजुअल। तो नॉर्मल रेट ऑफ क्या लग जाएगा, इंडिविजुअल 0 टू 50। मेंबर ओनली क्या, कंपनी, तो भी हमारा क्या लग जाएगा, एमएमआर। और एमएमआर जो रेट लगेगा वो टैक्स का रेट कितना हो जाएगा, 42.744% की रेट से लग जाएगा। यहां तक क्लियर चीजें। इसमें जो समझाने वाली बात है, क्योंकि एओपी तो आपके कोर्स में है नहीं, जो समझाने वाली बात है वो ध्यान से सुनना। मतलब एक एओपी और बीओआई जो है उस पे टैक्स रेट कौन सा लग सकता है, नॉर्मल वाला भी। नॉर्मल कौन सा, नॉर्मल रेट ऑफ इंडिविजुअल, या फिर कौन सा लग सकता है, एमएमआर से। अब सुनो, जो एओपी है ना, एओपी कई लोगों की मिलके बनाई गई होगी। अगर वो एओपी एमएमआर से टैक्स रेट दे रहा है तो अपने मेंबर को जो भी उसने प्रॉफिट या सैलरी दिया होगा वो उस मेंबर के हाथ में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट होगा, वो टैक्सेबल नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही चीज। हम उस इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, यदि कोई इंडिविजुअल एओपी में क्या है, वो मेंबर है,
तो उस एओपी से जो इनकम आ रहा है वो इनकम इंडिविजुअल के हाथ में टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, वो डिसाइड करेगा कि एओपी किस रेट से टैक्स दे रहा है। अगर एओपी टैक्स किस रेट से दे रहा है, हायर रेट से, तो वहां से मिलने वाला सारा इनकम इंडिविजुअल के हाथ में क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। समझ में आई चीजें? अब देखो सुनो, एक एओपी है, एओपी है ईजे एंड डीजे, दो मेंबर है इसके। अब एओपी की जो टोटल इनकम आ गई 10 लाख आ गई, 10 लाख है। अब एओपी बताओ इस पर टैक्स किस रेट से दे रहा है, टैक्स एट नॉर्मल रेट, या फिर किस पे दे रहा है बताना, एट हायर रेट, एट हायर रेट। यहां तक क्लियर? दोनों तो दे नहीं सकता, दोनों में से कोई एक ही देगा। अब देखो, अगर वो हायर रेट से दे रहा है, हायर रेट से, तो एओपी से ईजे और डीजे को मिलने वाला इनकम एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्स से नहीं लगेगा। समझ में आई चीजें? अब यहां पे क्या लिख दो, इनकम रिसीव्ड टू मेंबर, किसके मेंबर, मेंबर ऑफ एओपी शैल बी एग्जम्प्ट, या ऐसे पूरी लाइन लिख लो, इनकम रिसीव टू मेंबर ऑफ एओपी किससे, फ्रॉम सच एओपी शैल बी क्या, एग्जम्प्ट, नॉट टैक्सेबल। यहां तक क्लियर? और अगर एओपी किस रेट पे किया है टैक्स, नॉर्मल पे, तो बताना इनकम जो रिसीव्ड होगा, इनकम रिसीव्ड टू मेंबर ऑफ क्या, एओपी, किससे, फ्रॉम सच एओपी शैल बी व्हाट, शैल बी टैक्सेबल, शैल बी टैक्सेबल। यहां तक क्लियर? इस पॉइंट को केवल इंडिविजुअल को पॉइंट अभी से सुनना है, क्योंकि आपके कोर्स में केवल क्या है, इंडिविजुअल है। क्योंकि अगर मान के चले कि इंडिविजुअल की हम इनकम कंप्यूट कर रहे हैं, उसकी इनकम कहां से आ सकती है, एओपी से आ सकती है। वो क्या टैक्स के दायरे में है कि नहीं है, वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एओपी के ऊपर। यदि एओपी ने क्या किया होगा, टैक्स हायर रेट पे दिया है, तो एओपी से आने वाली इनकम क्या हो जाएगी, टैक्स के दायरे से बाहर। और अगर यदि एओपी ने नॉर्मल रेट पे टैक्स दिया होगा, वहां से आने वाली इनकम क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैक्सेबल। समझ में आई चीजें? इसको नोट कर लो, दैट इज द लास्ट पॉइंट इन द ओवर। हमारा चैप्टर क्या होता है, ओवर होता है। at higher rate, at higher rate, at a higher rate। और कल से हम लोग अकाउंट स्टार्ट कर देंगे, कल स्टार्ट अकाउंट पहली क्लास वही, आज ही स्टार्ट किया जाए। आज तो ओवरव्यू कराना ही है अकाउंट का, ओवरव्यू कराएंगे, कल से क्वेश्चन हो जाए। बस हमें इसको आज कंप्लीट करना था, ये चैप्टर हो जाए। और मंडे से हम लोग दोनों स्टार्ट, दोनों साथ साथ चलता रहेगा, ध्यान रखना।
यहाँ तक क्लियर? चलो आज बच्चा लो यहाँ पे, बस इस पॉइंट को केवल याद रखना है आपको, और कहीं पे यूज नहीं है, क्योंकि एओपी आपके कोर्स में है नहीं, वो कहाँ पे है, फाइनल के कोर्स में। नोट करो 42.744%। 42, इसका देखो हाईएस्ट रेट कैसे निकलता है, 30%, जो स्लैब होता है। इंडिविजुअल का हाईएस्ट स्लैब रेट क्या होता है, 30%, और हाईएस्ट सरचार्ज का रेट कितना होता है, 37। तो 30 का 37% वो ऐड कर दो और प्लस 4% हेक ऐड कर दो तो रेट मिल जाएगा। देखो 30 लिया प्लस 37% किसका, 30 का, तो 30 प्लस कितना होगा, 41.1, इसका 4% और ऐड कर दो, 74%, दैट इज द हायर रेट, इसको बोलते हैं एमएमआर रेट। और यह हमेशा किसकी रेट पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल का। इंडिविजुअल की जो टैक्स रेट हायर होगा और उसका जो हायर सरचार्ज रेट होगा वो आपका आ जाएगा, तब बन जाएगा एमएमआर रेट। चलो यहां तक क्लियर? चलो फिर आज यहीं पे टैक्स को क्या करते हैं हम लोग, ओवर करते हैं और इस